Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of IPC. जो हमारी आईपीसी की लास्ट क्लास थी जो तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले थी, उस क्लास में हमने जनरल एक्सप्लेनेशन का जो है टॉपिक डिस्कस किया था। हम जो सेक्शन 33 तक कवर कर चुके थे और मैंने हर एक टॉपिक को बड़ी बारीकियों से इन डेप्थ नॉलेज के साथ आपको करवाया है, पूरी की तरह कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आप जो है पिछले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा और मैं आपको जो है वो लिंक जो है शेयर कर दूंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 34, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईपीसी। इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। जो सेक्शन 34 है वो कॉमन इंटेंशन से डील करता है। तो आज हम कॉमन इंटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन इंटेंशन को कैसे जो है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ साबित होता है या कैसे हम जो है बर्डन ऑफ प्रूफ लेके चलते हैं, तो किस तरीके से हम उसे जो है कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो जुडिशियल एस्पायरेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, क्लेट के एग्जाम के लिए, एलएलबी के एग्जाम के लिए, एलएलएम के एग्जाम के लिए, हर एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप जो आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से देखेंगे और पूरा का पूरा लेक्चर आप डिटेल में लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि उससे क्या है आपका एक एक पॉइंट जो भी रह जाता है वो फर्दर आपके हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे वही पूछ लिया जाए। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वाइकेरियस लायबिलिटी और कॉमन इंटेंशन। वैसे वाइकेरियस लायबिलिटी जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्टस रियस का जो कंसेप्ट है जब मैंने आपको करवाया था, उस कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि विदाउट जो एक्टस रियस भी आप जो है गिल्टी होल्ड किए जा सकते हो। तो वो ये वाइकेरियस लायबिलिटी का वो कंसेप्ट है जो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि वाइकेरियस लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी क्या चीज़ होती है। जो वाइकेरियस लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी है वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ होती है। जॉइंट लायबिलिटी के अंदर जो दोनों व्यक्ति होते हैं उनको इक्वली जो है जॉइंट लायबल माना जाता है। किसी भी केस के लिए उन दोनों को दोषी करार किया जाता है और उन दोनों का ट्रायल चलाया जाता है इक्वल फुटिंग पर। बट जब यहाँ पर बात ये आती है कि जॉइंट लायबिलिटी जो है वो और वाइकेरियस लायबिलिटी डिफरेंट कैसे हैं। जॉइंट लायबिलिटी में तो आप ये मानोगे कि दोनों ने एक एक्ट किया, एक ऐसा एक्ट किया, मान लो दोनों मर्डर के पर्पज से गए, तो ए और बी दोनों व्यक्तियों ने ही उस मर्डर में पूरा का पूरा अपना एक्ट किया, तो वो जॉइंट लायबिलिटी के अंदर फॉल कर जाता है। जॉइंट लायबिलिटी जो है वो उस मामले में भी आप कह सकते हो कि जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा एक्ट करना है जिसके अंदर वो अपने साथ किसी को लेके जाता है, अपने किसी साथी को लेके जाता है और दोनों इक्वली वहाँ पर कोई एक्ट करते हैं, तो वो जॉइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन जो वाइकेरियस लायबिलिटी है उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसके साथ गया है लेकिन उसने किसी प्रकार का एक्ट नहीं किया, लेकिन उनका जो माइंड था, मीटिंग ऑफ माइंड था, दोनों की जो सोचने की क्षमता थी, दोनों का टारगेट था कि उसको मारना है। लेकिन एक व्यक्ति ने वहाँ पर एक्ट किया, नाइफ से वार किया, चाकू से वार किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति वहाँ किसी प्रकार का एक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको सेक्शन 34 जो आईपीसी के तहत जो है लायबिलिटी उसकी डिसाइड की जा सकती है। जो जॉइंट लायबिलिटी होती है वो एक ऐसी टर्म है जो ज़्यादातर उन मामलों में यूज़ किया जाता है जब कॉमन इंटेंशन की बात आती है, और वाइकेरियस लायबिलिटी भी उसी कंसेप्ट में यूज़ किया जाता है। तो कुछ मायने में तो ये दोनों एक सिमिलर टर्म है, लेकिन अगर इसको गहराई से समझा जाए, इसके कंसेप्ट को समझा जाए, तो बहुत आर डिफरेंट टर्म्स एंड एट डिफरेंट फुटिंग, वो दोनों ही अलग अलग फुटिंग पर हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। जो जॉइंट लायबिलिटी होता है वहाँ पर दोनों व्यक्तियों को इक्वल दोषी ठहराया जाता है, लेकिन दोनों व्यक्तियों का एक्ट भी हुआ होना चाहिए, जबकि वाइकेरियस लायबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेक्शन 35 जो है वो जॉइंट लायबिलिटी के जो प्रिंसिपल है उसको ही डिटेल में बताता है। बट यहाँ पर जो लायबिलिटी राइज होती है जॉइंट लायबिलिटी में, वो जॉइंट लायबिलिटी में उनकी पनिशमेंट जो है वो इक्वल नहीं मानी जाती। बट जो वाइकेरियस लायबिलिटी होती है उसमें पनिशमेंट इक्वल मानी जाएगी। इक्वल का मतलब है विदाउट एक्ट के इक्वल। ऐसे तो जॉइंट लायबिलिटी में भी तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट है, लेकिन उन दोनों ने एक्ट भी परफॉर्म किया होता है, पर वाइकेरियस लायबिलिटी में थोड़ा एक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती। जो कॉमन इंटेंशन होता है, कॉमन इंटेंशन का मतलब हो गया कि जब आपने कोई दोनों का जो मकसद था, दोनों की जो इंटेंशन थी, इंटेंशन का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं मैंसरिया के कंसेप्ट में। तो आप एक बार मेरा वो लेक्चर भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर वो लेक्चर आपको समझ में आता है तो आपको इंटेंशन अच्छे से समझ में आ जाए। कॉमन का मतलब है दोनों की सेम बात है। तो अब थोड़ा सा हम वाइकेरियस लायबिलिटी का देख लेते हैं क्या है।
अगर जनरली ये स्पीकिंग किया जाए तो वाइगरस लायबिलिटी का मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर एक्टस रियस जो है एक साथी का है। जैसे मैंने आपको समझा ही दिया कि 2-3 दोस्त मिलकर किसी को मारने के लिए जाते हैं, उनमें एक्ट जो है किसी एक व्यक्ति ने किया है, दूसरे व्यक्ति ने किसी प्रकार का एक्ट नहीं की परफॉर्म किया, बट ही इज़ इक्वली हेल्ड लाइबल बाय द कोर्ट्स, उसे इक्वली लाइबल माना जाता है। अगर वहाँ पर वो अपना कोई एक्सक्यूज़ ले लेता है तो उसका कुछ बचाव हो सकता है। जो कंसेप्ट होता है वाइगरस लायबिलिटी का, ये प्राइमा फोसाई जो है, प्राइमा फेसाई यानी कि प्राइमा फेसाई का मतलब है ऊपरी तौर पर तो नोशन, जो धारणाएं थी जस्टिस देने की, न्याय देने की, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये काम करता है। कि एक नॉर्मल आप सेंस में समझिए कि एक व्यक्ति दूसरे अपने दोस्त के साथ चला गया, लेकिन वो वहाँ मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये पता था कि ये किस पर्पज़ के लिए आए हैं। दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड सेम थी, दोनों की सोचने की क्षमता सेम थी, दोनों का एक्ट डिफरेंट था, लेकिन उन दोनों का यही प्लान था कि हम मारने जा रहे हैं। तो उसको जब उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो उसको वो इंटेंशन उसकी कॉमन हो जाती है कि हाँ वो उसको मारने के पक्ष में था। उस वजह से उस व्यक्ति को जो है लाइबल डिक्लेयर किया जाता है। जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी जस्टिस को देने का, वो सिर्फ ये है कि केवल एक व्यक्ति जो है उसको उसी के एक्ट की वजह से उसको लाइबल ठहराया जाना चाहिए। बट ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति उसका साथी था और उसको जो है पहले से सब कुछ माइंड में था कि हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उनकी जो है वाइगरस लायबिलिटी डिसाइड हो जाएगी। अगर किसी प्रकार का एक्ट नहीं किया होता और एक्ट किया होगा तब भी वो 34 के अंदर तो फॉल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वाइगरस लायबिलिटी जॉइंट लायबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। बट सेक्शन जो 34 है आईपीसी का, वो जॉइंट लायबिलिटी और वाइगरस लायबिलिटी जो दोनों को इक्वल फुटिंग पर लेके चलता है कि दोनों जॉइंटली हेल्ड लायबल होंगे। कोर्ट जो है जॉइंटली उन्हें लायबल डिक्लेयर करती है, दोषी करार देती है। देयरफॉर इसी प्रकार से जो कंसेप्ट है वाइगरस लायबिलिटी का, वो जो प्रिंसिपल है पेनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, किसी को सज़ा देने का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उस ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है वाइगरस लायबिलिटी का प्रिंसिपल। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोस्टली क्या है कि 3-4 दोस्त मिलकर चले जाते हैं, एक व्यक्ति कोई एक्ट नहीं करता, लेकिन वो अगर बाहर खड़ा होता है, मान लिया कि 4 दोस्त मिलकर कहीं एक्ट करने गए, कोई मर्डर करने गए, और उनमें से एक दोस्त बाहर खड़ा है और उस दोस्त की ये ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई आता है या पुलिस आती है तो हमें आप बता देना, तो वो क्या उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन जो उसका होता है, तो इस वजह से उसे इक्वली जो है लायबल डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब ये आगे ये कहता है कि जो कंसेप्ट है वाइगरस लायबिलिटी का, वो पेनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेविएशन है, उसका विरोध करता है। जब किसी बेसिक प्रिंसिपल को आप जस्टिफिकेशन लेके चलते हो उसके पीछे, तो वो प्रिंसिपल जो है वो कानून बन जाता है। इसी तरीके से वाइगरस लायबिलिटी भी एक तरीके से कानून को परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से वाइगरस लायबिलिटी के कुछ और प्रोविजंस भी इंडियन पेनल कोड में है। जैसे सेक्शन 34 है जो हम आज डिस्कस कर ही रहे हैं, सेक्शन 146 है, 149 है, 114 है। एक कोई केस हुआ था, मैं उसका केस का नाम आपको नहीं बताऊंगी, वैसे उस केस का नाम छोटू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, लेकिन उसमें वो केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस केस में क्या था कि जो कंप्लेनेंट था और जो प्रूफ्स थे वो ये साबित करते थे कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसको हैरास किया या उसको असॉल्ट किया, उसको चोट पहुंचाई। तो तीनों जो है यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी के लिए और असॉल्ट के लिए लायबल माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जब तीनों ने मिलकर कोई ऐसा एक्ट किया है तो वो जॉइंट लायबिलिटी के तहत जो है सेक्शन 34 के अंदर फॉल कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसको प्रूव जरूर करना पड़ेगा। वैसे सेक्शन 34 है, वो अकेला अगर आप लगा के किसी को सेक्शन 34 के तहत किसी को पनिशमेंट देना चाहो तो आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी दूसरे जो प्रोविज़न उसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई एक्ट आपने किया है उस एक्ट के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप सेक्शन 34 को ये नहीं कह सकते कि वो अकेले के बेस पर किसी प्रकार का कोई एक्ट कर सकता है। अब बात आती है सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 को मैं पहले इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सेक्शन 38 जो है सेक्शन 34 को थोड़ा समझने में हेल्प करता है। सेक्शन 38 ये कहता है कि पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। ये सेक्शन जो है मैं लास्ट में इस जब पूरा का पूरा एक कंक्लूड हो जाएगा तो उस टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जो सेक्शन 38 है उसमें ये कह रहा है कि वेयर सेवरल पर्सन का मतलब कई व्यक्ति हैं जो किसी एक काम में एंगेज हैं, जुड़े हुए हैं, कंसर्न और किसी क्रिमिनल एक्ट को करने से संबंधित है। कंसर्न वैसे चिंता होता है, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग लिखेंगे किसी से संबंधित है। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए उनको गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है।
कि मान लो 4-5 लोग हैं और वो उनमें से एक व्यक्ति जो है मर्डर के उद्देश्य से गया है, दूसरा व्यक्ति मर्डर नहीं करता, सिर्फ एक थप्पड़ मार के आ जाता है, तीसरा व्यक्ति जो है डंडे से उसके हाथ तोड़ के आ जाता है। तो जो व्यक्ति जितना उसने एक्ट किया है उनको जो है 34 के लिए लाइबल तो माना जाएगा, पर वो वाइकरस लाइबिलिटी के तहत आ जाएगा। और सेक्शन 34 के अंदर तो ये इक्वल लाइबल माना जाता है, लेकिन सेक्शन 38 जो उसका थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये कहता है कि अगर हर एक व्यक्ति ने जो इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उन्होंने जितना जितना एक्ट किया है, जितना जितना क्राइम किया है, उतना ही उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी और इस तरीके से उसको उसी एक्ट के लिए जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये एक जो है ये वैसे जो एक दिया हुआ है एग्जांपल वो थोड़ा देख लेते हैं कि ए जो है अटैक कर रहा है जेड पर, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कि उससे जो है उसे ग्रेव्स प्रोवोकेशन हो गया। मान लिया एक और जेड आमने सामने खड़े हैं, जेड ने ए को कोई ऐसा कमेंट दे दिया, ऐसा ताना मार दिया जिसकी वजह से जो जेड है वो जो है इतना ज़्यादा अपना बिहेव बुरा कर देता है कि ए को गुस्सा आ जाता है, ग्रेव प्रोवोकेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है क्या करता है जेड को किल कर देता है। वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड, यहाँ सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, क्योंकि हालांकि उसने मर्डर किया है, 302 में फॉल कर रहा है, पर उसमें एक कंडीशन है। जब आप स्टार्ट करते हो ना 302 को, उसमें स्टार्टिंग में वो कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज। एक्सेप्ट एज अदरवाइज का मतलब है कि जो एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है उसको साथ छोड़कर बाकी जो एक्ट्स होंगे वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, अगर फॉलोइंग कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड इसलिए माना गया कि जो सेक्शन 302 है मर्डर का, उसमें 5 एक्सेप्शंस दी गई है और उस एक्सेप्शंस में एक है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात हम करते हैं, इसका मतलब है कि उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से उसने अटैक किया या उसने मर्डर किया, तो यहाँ पर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 299 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आ जाएगा। और कह रहा है कि वी हैविंग इल विल टुवर्ड जेड, और बी की जो है किसी प्रकार से जो इल विल थी जेड के प्रति, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और उसकी इंटेंशन थी कि उसको मारेगा, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्टेड टू द प्रोवोकेशन, और उसको किसी प्रकार का प्रोवोकेशन नहीं हुआ और वो क्या कर रहा है यहाँ पर ए को हेल्प कर रहा है जेड को मारने में। दो ए एंड बी आर बोथ एंगेज, हालांकि ए और बी दोनों जो हैं जेड के मर्डर में एंगेज हैं, जेड के मर्डर में बिजी हैं, जेड के मर्डर से जुड़े हुए हैं, बट यहाँ जो बी है वो जो है मर्डर का गिल्टी माना जाएगा और जो ए है वो कल्पेबल होमिसाइड का, क्योंकि ए ने जो किया वो सडन प्रोवोकेशन की वजह से किया, उसकी किसी प्रकार की इंटेंशन नहीं थी, उसकी सोच नहीं थी कि वो उसको मारे, बट सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट हो गया कि उसको जो है उसे मारना पड़ा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जब उसने कोई ऐसा एक्ट किया और जहाँ उसका सडन एंड प्रोवोकेशन हो गया, ग्रेव प्रोवोकेशन हो गया, तो वो 302 की जो एक्सेप्शन में फॉल कर गया, उसकी वजह से वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अब सेक्शन 34 का जस्टिफिकेशन का मतलब है कि इसको आप उचित कैसे ठहराओगे कि जो सेक्शन 34 है उसको किस मकसद से लाया गया और उसका क्या उद्देश्य था। सबसे पहला तो जो सेक्शन 34 है वो क्या है, प्रिवेंटिव इन नेचर है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि ये बचाव का प्रयास करता है, कि इसकी प्रकृति ऐसी है कि किसी और एक्ट को करने से बचाव के लिए कि 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी दूसरे की क्राइम में उसका सपोर्ट ना करे, उसका हेल्प ना करे, उस मकसद से इसको लाया गया है। प्रिवेंटिव इन नेचर है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि सेक्शन 34 इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर, नॉट प्रिवेंटिव इन नेचर, आइदर ए और बी और बोथ, तो आएगा प्रिवेंटिव इन नेचर है। और रीज़न इसका इसलिए है क्योंकि जो दूसरे पर्सन जो उसके जिसके साथ जुड़कर वो कोई एक्ट कर रहा है या दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर रहा है, उसको कोई प्रोटेक्शन सुरक्षा दे रहा है, जैसे हार्बरिंग ऑफेंडर को आप बचाव के लिए घर में एंट्री कर दवा देते हो, उसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, एनकरेजमेंट कर रहा है, उसको उत्साह दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ तो इसको मार दे, तेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो ऐसा एक्ट करने से बचने के लिए जो है सेक्शन 34 को लाया गया। इसका यही मकसद था कि इससे किसी प्रकार का बचाव किया जा सके कि जो क्राइम है उसकी जो ग्रेव फॉर्म है वो थोड़ी कम हो सके। सेकंड इसका मकसद है कि द कंसेप्ट ऑफ वाइकरस लाइबिलिटी सर्व्स द एंड ऑफ जस्टिस। तो ये जो है जस्टिस दिलवाने के लिए भी इसका यूज़ किया गया है, इसको लाया गया है कि जब मान लो 2 व्यक्ति बराबर भागीदार थे तो वो किसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति है जो दोषी होते हुए बच ना सके, इसलिए जो है इसको लाया गया। तो ये इसके जो ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो, आप इसका जस्टिफिकेशन मान सकते हो कि आप रीज़न मान सकते हो कि इस वजह से सेक्शन 34 को आईपीसी में इंक्लूड किया गया। उसके बाद बात आती है सेक्शन 34 की।
एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि जो एक्ट है सेवरल पर्सन के द्वारा कॉमन इंटेंशन को फर्दरेंस का मतलब फुलफिल करने के मकसद से किया गया। तो आगे कहता है कि वन ए क्रिमिनल एक्ट इज़ डन। अब आप इसको बेयर लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से समझिए, इसी में इंग्रेडिएंट्स छुपे हुए हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है वन ए क्रिमिनल एक्ट, सबसे पहले चीज़ जो एक्ट उसने किया है वो क्रिमिनल होना चाहिए। क्रिमिनल का मतलब आईपीसी में या तो पनिशेबल हो या जो है किसी अदर एक्ट में, किसी और स्पेसिफिक एक्ट में वो पनिशेबल बनाया गया हो, तो ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए। डन बाय सेवरल पर्सन, और जो ये एक्ट किया गया है सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया जाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, उन सभी की जो इंटेंशन थी वो कॉमन थी, सभी वो एक्ट करने के इच्छुक थे। तो अगर ऐसा कोई एक्ट हो जाता है तो वो उसी मैनर में पर्सन इज़ लाइबल फॉर दैट एक्ट, जो पर्सन है उस एक्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। इन द सेम मैनर एज इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन, उसी तरीके से जैसे कि वो एक्ट जो है उसके द्वारा ही किया गया है। सेक्शन 34 जो आईपीसी का है वो कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेक्शन 34 को जब आप लेके चलते हो तो जब किसी ने मान लो 302 का एक्ट कर दिया और 4-5 जने शामिल थे, 2 से ज़्यादा लोग शामिल थे, तो उस टाइम आप सेक्शन 302 के साथ आप 34 साथ में ऐड कर दोगे। इसका मतलब कि सिर्फ जो एक व्यक्ति है उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अगर ट्रायल होता है तो वो सारे अगर दोषी हैं तो सभी को पनिशमेंट दी जाएगी। उन सभी को साथ में इन्वॉल्व करने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए 34 जो सेक्शन को ऐड किया जाता है। 34 क्या करता है, सिर्फ लेड्स डाउन ए रूल ऑफ एविडेंस, ये सिर्फ एक एविडेंस के रूल को बताता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई कमिट करते हैं क्राइम को इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन, अपनी जो कॉमन इंटेंशन है, अपनी जो सेम उसकी सोच है, इंटेंशन है, इल विल है, रैशनेस है, जो भी कुछ इंटेंशन के वर्ड्स हैं, अगर वो करता है ईच ऑफ देम विल बी लाइबल ज्वाइंटली, हर एक व्यक्ति को ज्वाइंटली लाइबल माना जाएगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप और ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव और वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो इन सब को आप ज्वाइंट लाइबिलिटी में ले आओगे, ग्रुप लाइबिलिटी में भी ले आओगे कि ग्रुप में किया है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में ले आओगे, और जो लीगल सेंस में वर्ड यूज होता है दैट वर्ड इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो इस तरीके से आप वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत उसको जो है उसमें लेके आ जाओगे। अब बात आती है कि जो सेक्शन 34 हम लगा तो देंगे, लेकिन जब सेक्शन 34 लग जाएगा तो उसके अंदर उसका बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, कि क्या बर्डन होगा, किस व्यक्ति पे बर्डन होगा, कि किसे साबित करना पड़ेगा कि ये कोई एक्ट जो है वो किया गया है, और 34 के अंदर क्या ऐसा विशेष जो है प्रूफ हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जो एक्ट किया उसके लिए क्या सबूत देना होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये ड्यूटी किसकी बनेगी कि क्या सबूत देना है, तो ये ड्यूटी बनेगी प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन मतलब जब केस दर्ज होता है तो स्टेट वर्सेस किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो जो स्टेट की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का मतलब जो पीपी होते हैं वो जो है वहाँ पर अपना जो प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर ये 34 के अंदर ये सारे के सारे जो पर्सन हैं, सेवरल पर्सन हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत इसमें फॉल करेंगे, और ड्यूटी बन जाएगी प्रोसिक्यूशन की। पीपी की ड्यूटी बनेगी कि उसको साबित करना है। और फिर कह रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन साबित भी करेगा, तो ये तो आप पहले से ही जानते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब क्रिमिनल केस की बात आती है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको साबित करना पड़ता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है कि एक प्रकार का हल्का सा भी अगर शक रह गया उस चीज़ में कि इस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया, एक हल्का सा पॉइंट भी उसके पक्ष में रह गया, अक्यूज्ड के पक्ष में, तो वहाँ पर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होगा, उसमें डाउट क्रिएट हो गया, उसमें एक शक क्रिएट हो गया कि इसने ये क्राइम नहीं किया, तो उस बेस पर आप जो है उसे साबित नहीं कर सकते। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। जो सीपीसी होता है उसमें प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो वर्ड्स है वो यूज़ किया जाता है। उसका मतलब है कि आप संभावनाओं से भी साबित कर सकते हो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके आपको साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सीपीसी का मैटर होता है। उसमें क्या रुपये से रिलेटेड मैटर होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होता है। किसी व्यक्ति को जो पनिशमेंट दी जाती है वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है। इस वजह से जब आपको कोई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का अगर आपने पढ़ा होगा, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि किसी व्यक्ति को सबसे पहले तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मानी जाती है, कि वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो अभी निर्दोष है। उसको कभी भी किसी भी कंडीशन में आप दोषी मान के नहीं चलते कोर्ट में। अगर दोषी मान के चलते तो उसको जो है स्टार्टिंग में ही दोषी डिक्लेयर कर देते। उसको सिर्फ आरोपी शब्द से संबोधित किया जाता है, एक्यूज शब्द से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको जो प्रूव करना पड़ता है क्रिमिनल्स मैटर में,
और जो सिविल मैटर है वहाँ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो यूज होता है। इसका मतलब है कि कुछ संभावनाओं के साथ भी आप कुछ कम एविडेंसेस के साथ भी अपना पक्ष रखकर केस को साबित कर सकते हो। और जो क्रिमिनल केस होता है उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न होता है जो आपको जेल में काटनी पड़ती है, बट सीपीसी के मैटर में आपका जो मनी के मैटर होते हैं, आपके प्रॉपर्टी के मैटर होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप मी और एनी टाइम यू कैन कमेंट मी। तो जिस भी तरीके से आपको लगे आप जो है मुझसे किसी भी डाउट का आंसर आप पूछ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि यही हम गलतियां करते हैं कि हमारे मन में डाउट रह जाते हैं। हम सोचते हैं हम बाद में मोबाइल से जो गूगल सर्च करके क्लियर कर लेंगे या किसी बुक को पढ़ लेंगे। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, अगर हम उनको उसी टाइम ख़त्म नहीं करते तो वो हमारे लिए एक बड़ी पहेली बन जाते हैं और उनको बाद में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो धीरे धीरे वो डाउट है एक बहुत बड़ी जो है एक छोटे से मिट्टी के ढेर से एक पहाड़ बन जाता है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसी टाइम जिस टाइम डाउट होता है, या तो आप जब लेक्चर सुन रहे होते हैं जितने भी डाउट्स आप एक कॉपी में एक पेज पर अलग से लिख लीजिए और उनको आप मुझसे कभी भी बेधड़क पूछ सकते हैं। बस एक आप ध्यान रखिए कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और मैं जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। बट आप कॉल प्लीज़ ना कीजिए, क्योंकि कॉल करने से कई बार ऐसा होता है कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनका आंसर भी ना दे सकूं। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि ए बी और सी गोज़ टू एक्स। वो एक्स के पास जाते हैं कैरिंग स्टिक इन देयर हैंड, अपने हाथों में लकड़ियां लेके। अब आप नॉर्मल समझिए कि अगर आप अपने किसी दोस्त से भी मिलने जा रहे हैं या किसी अनजान से मिलने जा रहे हैं तो क्या आप लकड़ियां हाथ में लेके जाएंगे? क्या आप डंडे हाथ में लेके जाएंगे? ऑल थ्री बीट एक्स साइमल्टेनियसली। यहाँ तीनों क्या करते हैं, बारी बारी से एक्स को पीटते हैं। एज ए रिजल्ट एक्स डाइज। और उसका परिणाम क्या होता है पीटने की वजह से? जब वो बारी बारी पीटते हैं उसका परिणाम ये होता है कि जो एक्स है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नाउ ऑल द थ्री ऑफ देम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। तीनों को डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर एज टू हुज इंजरी लेड टू डेथ। इसका कोई मायने नहीं रखेगा कि किसके डंडे पड़ने से, किसके मारने से वो मरा। जब हम किसी काम को करने जाते हैं और उस टाइम अगर हमारे पास कोई ऐसा वेपन हमने साथ लिया हुआ है जिससे डेथ भी हो सकती है, तो इसका मतलब हमें उस बात की नॉलेज है, हम इक्वली उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। यही चीज़ जो है, यही प्रिंसिपल जो है सेक्शन 34 जो आईपीसी का कहता है। अगर सेक्शन 34 वहाँ पर नहीं होता तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो पीपी होते हैं, उनको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता कि किसकी इंजरी से है जो उसकी डेथ हुई। और अगर वो साबित ही नहीं कर पाता तो वो जो एक्यूज़ है वहाँ पर बिना किसी संदेह के छूट जाता। तो इसीलिए सेक्शन 34 का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको हमारे लॉ के अंदर ऐड किया गया है। हालांकि ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, बट इट हेल्प्स टू प्रूव द प्रोसिक्यूशन कि हु एक्ट दैट टाइम, कि उस टाइम पर किसने एक्ट किया था। तो प्रोसिक्यूशन को ये हेल्प करता है, इसी वजह से सेक्शन 34 को इम्पोर्टेंट माना गया। और एग्ज़ाम में, प्री में और मेंस में इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जब कॉमन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मैं करवा दूंगी उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस भी क्रिएट होता है, तो वो डिफरेंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए, आप इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जितना रिवाइज़ करोगे तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट भी हो ना तो फिर भी आप इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए। जब आप दोबारा से सुनोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। इवन एक्टस रियस इज प्रेजेंट देयर। हालांकि वहाँ पर उसका एक्ट प्रेजेंट है। द ओनली थिंग इज दैट एक्टस रियस इज, जो एक्टस रियस उसका है वो एक्टस रियस जो है डिफरेंट है। कि यहाँ सिर्फ एक ही कारण है कि जो एक्टस रियस है, जो एक्ट किया गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, वो डिफरेंट किया गया इंस्टेड ऑफ ए वेपन और एन इंस्ट्रूमेंट। हालांकि उसने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था वो एक मनुष्य को असिस्ट करने के लिए, मनुष्य की सहायता करने के लिए काफ़ी होता है। तो ऐसे मामले में हर किसी का अलग एक्ट हो फिर भी उसको इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। थस ईच पर्सन इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने पहला डंडा मारा, दूसरे ने दूसरा मारा, तो जो पहली चोट है उसको और बढ़ाने का उसने काम किया। दूसरे ने डंडा मारा, फिर तीसरे ने मारा, तो तीसरे ने इन दोनों की मारी हुई चोट को और बढ़ाया। तो इस तरीके से जो क्राइम किया गया वो ज्वाइंटली किया गया और इसीलिए हर एक व्यक्ति को इक्वली लाइबल माना जाएगा। दिस सेक्शन इज इंटेंडिंग टू मीट केसेज इन विच इट में बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। इस सेक्शन की इंटेंशन यही है कि जब कई लोग मिलकर कोई एक्ट कर देते हैं, कोई क्राइम कर देते हैं, तो उस टाइम ये
ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा एक्ट किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो कॉमन इंटेंशन का जो प्रोविज़न है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जो है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट, जो रीज़न है इसके पीछे वो ये है कि जो प्रेजेंस है, अकम्प्लिसेस का मतलब होता है साथी, जो उसके साथी थे उनकी जो प्रेजेंस है वो उनको जो है एनकरेजमेंट देता है, उनको उत्साह प्रभावित करता है, उन्हें उत्साह देता है, उनको सपोर्ट देता है, सहयोग देता है, जिससे उनका हौसला थोड़ा बुलंद हो जाता है और वो किसी क्राइम को कमिट कर जाते हैं। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या है कि ए क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन द्वारा होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ, और फर्दरिंग द कॉमन इंटेंशन उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मैंने दोबारा यहाँ लिखा है कि आप जब इसको रिवाइज करो तो आपके माइंड में रहेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन पे होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा। अब बात आती है कि व्हाट इज़ क्रिमिनल एक्ट। इसमें दे तो दिया कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कि पर वो क्रिमिनल एक्ट क्या होता है। हेयर क्रिमिनल एक्ट मीन्स ज्वाइंट क्रिमिनल बिहेवियर। ज्वाइंट क्रिमिनल बिहेवियर का मतलब दोनों का बिहेवियर, जो व्यवहार था, क्रिमिनल माइंड का व्यवहार था, वो उन्होंने किया। ए ज्वाइंट क्रिमिनल नेचर, और उनका जो नेचर था एक्ट करने का वो एक क्राइम की फॉर्म में था। कलेक्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी, और सभी ने मिलकर एक साथ जो उस एक्टिविटी को किया, तो ये क्रिमिनल एक्ट बोला जाएगा। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए क्रिमिनल एक्ट फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। ये 2 प्रकार के एलिमेंट जो है यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। फर्स्ट, देयर मस्ट बी ज्वाइंटनेस और टुगेदरनेस बिटवीन द एक्टर्स ऑफ सेवरल पर्सन, कि कई लोगों की ज्वाइंटनेस होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ क्रिमिनल एक्ट के अंदर जो सेक्शन 34 की जब बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बोला गया कि जो क्रिमिनल एक्ट सेक्शन 34 में दिया गया है उसके तहत जो है 2-3 जनों की इसमें ज्वाइंटनेस होनी चाहिए। एक्ट ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी ए स्टेप फॉरवर्ड। हर एक व्यक्ति ने जो एक्ट किया वो पहले वाले किए गए एक्ट से थोड़ा आगे का स्टेप था, तो ऐसा एक्ट होना चाहिए। जो टर्म है एक्ट का मतलब यहाँ पर इलीगल ओमिशन भी आएगा और एक्ट्स जो उसने एक्ट किया है वो भी शामिल होगा, जो हम पहले भी सेक्शन 32 में जो लास्ट हमारा टॉपिक था जनरल एक्सप्लेनेशन का, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उस टॉपिक को भी शेयर कर दूंगी, और मेंस रिया और जो एक्टर्स रिया का जो टॉपिक है कोशिश करूंगी कि उसको मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। जो टर्म्स यूज हुई है क्रिमिनल एक्ट, उसका मतलब है कि कंसियस इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। कंसियस इनकॉर्पोरेशन ऑफ बाय लेजिस्लेचर लिया गया। इसका मतलब है कि जब ये टर्म यूज़ करी गई ना क्रिमिनल एक्ट, तो कंसियस का मतलब है कि सोची समझी और समझदारी से जो लेजिस्लेशन ने एक्ट किया। द टर्म जो है वाइडर है स्कोप में, क्योंकि जो ऑफेंस टर्म है वो 2 स्ट्रिक्ट सेंस में लेके चलता है 40 को। सेक्शन 40 भी हम आगे पढ़ेंगे तो ऑफेंस की बात करता है। क्रिमिनल एक्ट और ऑफेंस में थोड़ा सा डिफरेंस अराइज होता है। अब बात आती है इज डन। इज डन का मतलब क्या है कि किया गया है। ये क्या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है कि यहाँ ये कबूल किया जा रहा है कि वो एक्ट किया गया है। इसका मतलब जो पार्टिसिपेशन किया गया क्रिमिनल एक्ट का वो सभी ने मिलके किया। और यहाँ क्राइम की जब बात आएगी 34 के तहत, उसके अंदर पार्टिसिपेशन का मतलब आप मानोगे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, किसी मेंटली इन्वॉल्वमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही। अगर मेंटली एलिमेंट की बात आती है तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की केसेस में ऐसा हो सकता है, बट सेक्शन 34 के लिए जो आपको फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट आपकी हो, आपने कोई फोर्स यूज़ किया हो, फोर्स भी हम पढ़ेंगे 349 के अंदर आईपीसी में, यूज़ ऑफ फिजिकल एक्ट कोई किया गया हो, यानी कि शरीर के द्वारा कोई एक्ट किया गया हो, टच करके कोई एक्ट किया गया हो, ऐसा कोई एक्ट किया गया हो, बट वेयर वायलेंस इज़ नॉट इन्वॉल्व। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपने कोई हिंसा भी कही हो, पर आप वैसे ही शामिल हो गए उसके साथ, तब भी आप सेक्शन 34 के साथ जुड़ जाओगे। इन केस ऑफ चीटिंग के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट हो, क्योंकि चीटिंग तो फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है। जब हम चीटिंग का कंसेप्ट करेंगे तो आपको उसके हर एक पहलू को जब आप समझेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा। वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन और नॉट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या उसका पार्टिसिपेशन था या नहीं था। यहाँ पर मे प्रिज्यूम किया जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम करेगी। अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बजाय क्वेश्चन ऑफ लॉ होता तो कोर्ट को वहाँ प्रिज्यूम करना ही पड़ता कि ये व्यक्ति वहाँ उपस्थित था। बट हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि स्टार्टिंग में जब आप एक्यूज पर केस फाइल करते हो तो प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस का हम कंसेप्ट लेके चलते हैं कि वो व्यक्ति जो है निर्दोष है। तो आप स्टार्टिंग में उसको ये नहीं कह सकते कि उसने वो एक्ट किया, उसको दोषी नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ क्राइम इज़ नॉट ऑलवेज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस होना अलग है। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि उन्होंने एक्ट में पार्टिसिपेशन किया या वो दोनों को पहले से पता था कि हमारे मीटिंग ऑफ माइंड था कि हमें वो एक्ट करना है।
बट कई बार क्या होता है कि मान लो किसी स्कूल के प्रोफेसर को कोई मारने आया और वहाँ पर पीएन वहाँ पर उपस्थित था, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर जो पीएन है उसकी वहाँ पर पार्टिसिपेशन थी, उसकी भागीदारी थी। भागीदारी होना और वहाँ उपस्थित होना वो डिफरेंट थिंग हो जाती है। इन ऑर्डर टू प्रूव द पार्टिसिपेशन को प्रूव करने के लिए देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर देन अ मियर प्रेजेंस। सिर्फ उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी वहाँ बहुत कुछ होगा, उसकी इंटेंशन होगी, उसका रिलेशनशिप होगा। जैसे सेक्शन 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो रेस्केस्टी की बात करता है, सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है, जहाँ कड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब कोर्ट में केस चलता है और जो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करता है तो कैसे करती है, वो कड़ियों को जोड़ जोड़ के करती है। कई बार तो डायरेक्ट एविडेंस होते ही नहीं है, तो उन मामलों में बोला गया कि प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन वो एक डिफरेंट थिंग हो जाती है। इसमें एक केस हम समझ लेते हैं, जय कृष्णा दास मनोहर दास देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1960 का ये केस है। ये केस में ये बताया गया कि जो फिजिकल वायलेंस है, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज है, पार्टिसिपेशन के अलावा वो एसेंशियल है कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए उसका पार्टिसिपेशन के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम पार्टिसिपेशन का मतलब पार्टिसिपेशन के साथ साथ उसकी फिजिकल वायलेंस होना चाहिए, उसकी तरफ से फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज होना चाहिए, एक्यूज की उपस्थिति होनी चाहिए। और कह रहा है कि ऐसे मैटर में अगर उसने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, मान लो मिस अप्रोप्रिएशन किया है, कोई धोखाधड़ी करी है या उस जैसा ही कोई आपने एक्ट कर दिया, तो उसके लिए जो है कंडीशन प्रेसिडेंट मानी जाएगी, यानी कि रेस्केस्टी वाला, सेम ट्रांजेक्शन वाला, यानी कि कड़ियाँ जोड़कर वहाँ पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। सेक्शन 34 की एप्लीकेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक रूल दिखाया जाए, कुछ ओवर एक्ट होना भी ज़रूरी है एक्यूज की तरफ से, कि आप मान लो चले गए वहाँ पर किसी को मारने के लिए, लेकिन आपने वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई ओवर एक्ट नहीं किया। मान लो आपने प्लानिंग करी कि मैंने राम को मारने जाना है, आपने हथियार भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन वहाँ जब आप गए तो आपका माइंड चेंज हो गया, आपने राम को वहाँ नहीं मारा, तो उस मामले में ये माना जाएगा कि अब जब तक आपने कोई एक्ट ही नहीं किया तो उसके लिए आप दोषी नहीं माने जा सकते। जो एस्टेब्लिशमेंट है, ओवर एक्ट का मतलब है कि कुछ एक्ट किया जाना, वो लॉ की रिक्वायरमेंट है, और सेक्शन 34 जो है उसी रिक्वायरमेंट के बाद ही अप्लीकेबल होगा। क्रिमिनल एक्ट जो है फर्दरेंस ऑफ इंटेंशन के हिसाब से वहाँ पे होनी चाहिए। अब्सेंस ऑफ ओवर एक्ट का मतलब है कि जब आपने कोई एक्ट किया उसमें आपकी क्या अब्सेंस थी। तो ये वाला टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 30 मिनट से अबव का हो गया है, और अगर हम इसको और ज़्यादा लेंथी करेंगे तो हमारे लिए इसको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल सा एक टॉपिक है जिसको क्लियर कट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसे कवर करवाऊंगी। ये जो कॉमन इंटेंशन का जो कंसेप्ट है, ये 3-4 जो क्लासेज है उसमें जाके कवर होगा, लेकिन ये इतना डिटेल्ड हो जाएगा कि हमें कहीं कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और इसको आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ये आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा। आई होप आपको आज का मेरा जो कॉमन इंटेंशन का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो आप इसको डिसलाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम जो आईपीसी का लेक्चर आप देख रहे हैं, तो पहले जो लेक्चर मैंने तकरीबन 15-16 लेक्चर जो अपलोड कर रखे हैं, पहले आप उनको देख लीजिए। उसके बाद आज का लेक्चर जब आप समझेंगे तो आपको डिटेल जो है नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगी। और आईपीसी ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल लिहाज से, प्रैक्टिस के लिहाज से और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, और जब भी आप लोगों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरोना का इश्यू जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इस वजह से उम्मीद ये हो रही है कि ये इसकी दवाई मिल जाए तो हम इससे बचाव कर ले, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक जो है इसकी वैक्सीन नहीं आई है। तो आप प्लीज़ अपना बचाव कीजिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए। हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं मास्क का यूज़ कीजिए। अगर लेडीज़ जो है मास्क नहीं लगाना चाहती तो अपने दुपट्टे से, कॉटन के दुपट्टे से अपना फेस कवर करके जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।